Okay, अब हम एक, so that is isolation. So you have kept a sphere with a positive charge in isolation. It is not in contact with this. It has a charge plus q, और वो कहाँ पे है? Isolate. ठीक है, और इसका रेडियस हमने एज्यूम किया a. So suppose a charge q is given to the sphere. The charge spreads on the outer surface of the sphere uniformly, so that the potential at every point on the surface is same. अब चार्ज पूरे सरफेस पे ऐसा स्प्रेड आउट हुआ कि हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसका। तो हर जगह क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस पर पोटेंशियल भी हर जगह सेम है सरफेस पे। एज अ रिजल्ट द लाइंस ऑफ द फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम द स्फीयर एवरीवर्ड नॉर्मल टू द सरफेस। हमें ये पता ही है कि वो नॉर्मल रेडियली आउटवर्ड होती हैं। So they diverging radially from the center O of the sphere. Therefore, we can assume that the charge O is concentrated at the center. तो अगर ये सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है तो इसका मतलब चार्ज कहाँ है? सेंटर में। तो अगर चार्ज सेंटर में है तो सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? पोटेंशियल एट सरफेस। क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल का? V इज इक्वल टू के क्यू बाय द डिस्टेंस। तो सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस हमने कितना एज्यूम किया? A. A। तो ये आ गई हमारे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, Yes. नाउ एज वी नो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V। तो यहां पे ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो, K Q अपॉन A को ऊपर ले जाओ, Q से Q कट गया तो ये आ गया A अपॉन K। तो 1 अपॉन K क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन इनटू A। Yes. ये समझ आ गया ना? 1 अपॉन K जो होगा वो 4 पाई एप्सिलॉन होगा, क्योंकि K जो होता है Yes. 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है। तो अगर तुम इसको क्रॉस, तो 4 पाई एप्सिलॉन इज 1 अपॉन K। अब देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, ध्यान से सुनना। हमारे पास आ गया कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला है वो ये है, और किस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए है? कौन सा टाइप का ऑब्जेक्ट है ये? कैसा कंसिडर किया था? Spherical. शेप स्फेरिकल। Spherical. इसका मतलब कैपेसिटेंस यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू है जो वेरिएबल है, और वो है रेडियस, वेयर ए इज रेडियस। ठीक है, Yes. Yes. बाकी तो कांस्टेंट है। Yes. तो अब तुम क्या करो, यहाँ पे ए की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁵ 6400 6 10⁶ मीटर सब्स्टिट्यूट कर दो। ये पता है किसकी वैल्यू है? रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू है ये। तो अगर हम ये माने कि जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमने कंसिडर किया है वो अर्थ जितना बड़ा है, तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी आती है वो देखते हैं। कैलकुलेट करते रहना साथ साथ। 4 पाई एप्सिलॉन ए, तो 4 पाई एप्सिलॉन ए की वैल्यू क्या होगी? 9 इंटू, A. देखो 9. 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ Minus 9. -9 हो जाएगी। और रेडियस तुमने लिया 6.4 इंटू 10⁶। सॉल्व करके बताओ जरा कितनी वैल्यू आएगी इसकी। So 57.6 into 10 to the power minus 6. देखा कितना छोटा वैल्यू है ये? मतलब अर्थ के ऊपर भी 1 फैरेड वैल्यू नहीं है, ये 1 फैरेड नहीं है बेसिकली।
अगर तुम इसको वैसे करो तो ये है 576 इंटू 10⁻²। मतलब तुम इसको और अगर ये मल्टीपल ऑफ 10 हटाना चाहो तो ये हो जाएगा 675, एक और दो, तो 0.05 फैरेड है। अर्थ का कैपेसिटेंस 0.057 फैरेड है। कितना है अर्थ का कैपेसिटेंस? 0.057 फैरेड। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। इफ कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड, अगर कैपेसिटेंस 1 फैरेड होता है, जिसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड होता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि अगर तुम उस सब्सटेंस को 1 कूलम चार्ज दो, कितना चार्ज दो? 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज दो तो उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाएगा। जिस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाए, अगर तुम उसको 1 कूलम चार्ज दो तो तुम कहोगे कि उसका कैपेसिटेंस जो है वो 1 फैरेड है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? Yes. Capacitance is said to be 1 farad when the potential of the substance is raised by 1 volt on providing a charge of 1 coulomb. So this is such a big unit, 1 farad. That's why I'm saying it. अब ये मैं तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि ये रीजनिंग क्वेश्चन में आ जाता है कई बार कि why 1 farad is a very big unit. Explain. Why do we express in microfarads? Why do we express in this and that? Okay. So